हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार एवी मेरा मुझे चेक करवा दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट। वॉइस आ रही है ठीक से? इज इट ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है? चलिए गाइस, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और थोड़े से ब्रेक के बाद में फिर से हम शुरू कर रहे हैं आज से हमारी क्लासेस। और डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे आज कि आप लोगों में से जितने भी लोग हैं जिनका पेपर ऑलरेडी हो गया, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या उन्होंने देखा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगी पिछले कुछ दिनों में जो मैंने एनालिसिस किया, जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है। 20 तारीख को एनटीए की तरफ से जब पहली बार एग्जामिनेशन हुआ था तो एक पब्लिक नोटिस भी आया था, उसे भी डिस्कस करूंगी आप लोगों से कि उस पब्लिक नोटिस में क्या लिखा हुआ था। राइट, वो सारी चीजें आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगी। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, और मुझे जरूर बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं, जिनका भी एग्जाम हो गया था कैसे हैं आप सभी लोग। लगभग एक हफ्ते बाद मैं क्लास लगा रही हूँ, तो कैसे रहे आप लोग। कहाँ चली गई थी? मैं यही थी, मैं कहीं नहीं गई थी। ठीक है, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं यही थी। हेलो अदिति मैम, थैंक यू वेरी मच। आपके कीवर्ड की ट्रिक से पेपर अच्छा रहा, वेरी गुड। चलो वीडियो को शेयर करो यार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी मुझे मिसिंग दिख रहे हैं। धीरे धीरे रिदम बनेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए प्लान करी है, नए बैच के लिए प्लान करी है। वो सारी चीज़ें आप लोगों से 11 बजे वाली अभी आज जो स्पेशल क्लास होगी वहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी लोग जब वीडियो को शेयर करोगे तो सब स्टूडेंट को पता लग जाएगा कि हमारी क्लासेस जो है वो अब बिल्कुल से क्या हो गई है, दोबारा से स्टार्ट हो गई है। आई मिस्ड यू ऑल टू। अरे भाई बिल्कुल, अब कहीं मिस नहीं करना है, अब हम आ गए हैं वापस। सबसे पहले तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं हम लोग पेपर एनालिसिस। अब पेपर एनालिसिस आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, मैं वो वाली चीज नहीं करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीधा सीधा प्रैक्टिकली पेपर के रिजल्ट का क्या सिनेरियो रहने वाला है। बहुत सारी जगह आप लोगों ने रूमर्स देखे होंगे, अब वो पता नहीं रियलिटी होगी कि नहीं होगी, बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए। मैं खुद मेरे ब्रांच की अगर बात करूं कंप्यूटर साइंस, तो सबसे ज्यादा इंटरफेस का प्रॉब्लम जो है वो मेरे ही सब्जेक्ट के अंदर आया है। बट फिर भी क्या री एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं, कब रिजल्ट आ जाएगा, अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट मुझ पर बिलीव करते हैं या मेरी बातें सुनते हैं, उन सब लोगों से मुझे ये सारे डिस्कशन करने हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके अलावा कितने टोटल आप लोगों के ऑडियंस थी या स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपीयर किया इस बार वाले एग्जामिनेशन में, कितने एस्पिरेंट्स थे, इसको लेकर पब्लिक नोटिस आया है ऑफ कोर्स यूजीसी नेट की तरफ, एनटी की तरफ से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या सिनेरियो रह सकता है आपके चांसेस में, ये वो सारी चीजें आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए पिछले लगभग 2 साल से मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और अनअकैडमी यूजीसी नेट इस यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ। नाम तो आपको पता ही हो गया है। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप मुझे जब फॉलो करते हो तो 2 तरीके की क्लासेस आपको मिलती है। एक मिलती है पेड क्लासेस जिसको हम बोलते हैं प्लस, और एक मिलती है आप लोगों को स्पेशल क्लासेस जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अनअकैडमी पर किसी भी ब्रांच में, किसी भी डोमेन में, किसी की भी क्लास अगर आपको ओपन करनी है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड विच इज अदिति 10। ठीक है, आपका मन करे तो जरूर इसे यूज करिएगा। अगर आप मेरी आइडियोलॉजीज पर बिलीव करते हैं तो जरूर आप लोग मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड अदिति 10 लगा के इंस्टेंट 10% डिस्काउंट से आप लोगों को अनअकैडमी की सारी पेड क्लासेस मिल जाएंगी।
साथ ही साथ सारी फ्री क्लासेस आपकी अनलॉक हो जाएगी, राइट। पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो कंप्यूटर साइंस से मेरे साथ में पढ़ना चाहता है, फुल बैच कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, तो वो सभी लोग भी वेलकम है। आप सभी लोगों के डेडिकेशंस के लिए थैंक यू सो मच। मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में एग्जाम जब से हुआ है, काफ़ी सारे डेडिकेशंस के मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं। एक एक को तो नहीं बोल सकती, बट आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने स्पेशली एग्जाम अपीयर होने के बाद में, एग्जाम को देने के बाद में जो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस और डेडिकेशंस मुझे दिए हैं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है, क्योंकि एक सीधा कनेक्ट आप लोगों से मिलता है वहाँ पर, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लस और आइकॉनिक, ये 2 सब्सक्रिप्शन है जो आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं अनअकैडमी पर। प्लस में आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड कोर्स, क्विज, अनलिमिटेड कोर्सेज, ये सारी चीजें मिलती हैं। आइकॉनिक में एक लेवल ऊपर मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पर्सनल कनेक्ट करना है एजुकेटर से, मुझसे या किसी भी पर्सनल एजुकेटर से या किसी भी एजुकेटर से आपको पर्सनली कनेक्ट करना है, देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आप लोगों को एजुकेटर से बात करने का मौका मिलता है। आप उनसे 1-to-1 कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग सेशंस उनसे रखवा सकते हैं। आपके SOP से लेकर आपके PhD एंट्रेंस तक सभी चीजों में आप लोग हमसे गाइडेंस ले सकते हैं यूजिंग दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल है और अनअकैडमी का सबसे अच्छा बात यही मुझे लगती है। बहुत नॉमिनल प्राइजेस के साथ में नो कॉस्ट EMI ऑफर भी आप लोगों को मिलता है, जिससे आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि नया बैच कब से आएगा और कितने महीने का प्लान लेना चाहिए, क्या आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन या अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, मैं आप सभी लोगों को जरूर एडवाइस करूंगी, पर अभी नहीं, 11 बजे वाली स्पेशल क्लास में जो इसके तुरंत बाद होगी ऐप पे, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, पर्सनली बता दूंगी कि इसको कौन सा प्लान लेना चाहिए। फिलहाल आपके सामने ये सारे प्लान है। अगर आपको लगता है कि आप पहले से श्योर हो कि मैम ये वाला प्लान लेना है, तो आपके सामने प्राइजेस हैं। बहुत ही कम EMI आप लोगों के पास में, नो कॉस्ट EMI है। रेफरल कोड आप चाहें तो यूज जरूर करिएगा, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। आइकॉनिक पिछले जितने भी टाइम, लगभग अब पिछले 7 दिन से जितने भी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, उन्होंने सभी ने आइकॉनिक चूज किया है, क्योंकि उनको भी पता है कि बेनिफिट होता है ज्यादा। आप चाहो तो आप भी आइकॉनिक पे आ सकते हो। रेफरल कोड यहाँ पर भी होगा, एंड इट डजंट मैटर आपका पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है या नहीं है, आप लोग किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हो अंडर 1 सब्सक्रिप्शन, और दोनों के दोनों। अब एक खास ऑफर के बारे में बताते हैं, उसके बारे में उसके बाद में पेपर एनालिसिस जरूर करेंगे। खास बात यह है कि 2 दिन के लिए, यानी कि आज के लिए और कल के लिए, आज 7 दिसंबर है और 8 दिसंबर, जितने भी बच्चे रिन्यू करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे रिन्यू करना चाहते हैं और जो भी बच्चे नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये मेगा ऑफर है। मेरी बात फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिन्यू के मैसेजेस मेरे पास में आ रहे थे। रिन्यू वाले बच्चे 6+1 मंथ वाले पे जा सकते हैं और न्यू सब्सक्रिप्शन वाले 12+2 वाले पे जा सकते हैं। बहुत बेनिफिशियल होगा और दोनों पे है, हर बार प्लस पे आता है, इस बार आइकॉनिक पर भी है। तो रिन्यू वाले बच्चे नए आईडी से आइकॉनिक का 6+1 वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपका रिन्यू करने का पर्पज है तो। ये सिर्फ और सिर्फ आज और कल के लिए वैलिड है, तो इसीलिए मेगा ऑफर है, तो ध्यान रख लेना। जो भी रिन्यू करना चाहता है कल तक रिन्यू कर लेना, क्योंकि मेरा बैच जो है वो बहुत ही जल्दी बिगिन हो जाएगा। और बहुत ही जल्दी मेरा मतलब ये है कि आपको कल या परसों के अंदर वो बैच दिखने भी लग जाएगा, राइट। चलिए जी, मेरे साथ 2 बार सिस्टम बंद करा मैम, मेरा एक फ्रेंड के साथ हुआ है ऐसा, कंप्यूटर स्क्रीन रेड हो गया, 1 आवर 30 मिनट्स के बाद बोला आप दूसरे कंप्यूटर पे जाके उसको इन्विजिलेटर बैठा रहा पूरे टाइम। चलिए जी, बिल्कुल यशपाल, मेरा नया बैच मैंने जैसे अभी बताया ना आपको, 13 दिसंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, और ये कंप्लीट बैच होगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको 11 बजे वाली क्लास में दूंगी। फिलहाल मेरी बात आप अभी सुनिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है मेरे तक पहुंची है रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, सबसे पहली बात तो एग्जामिनेशन हुआ आप लोगों का 20 नवंबर को। 20 नवंबर को एनटीए की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया गया कि 12.67 लाख इतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन में बैठे। अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 13 लाख लोग हैं जिन्होंने आप लोगों का एग्जामिनेशन दिया था। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ये डिस्कस करते चल रहे थे बहुत टाइम से कि अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के 10 से ज्यादा लोग इस बार बैठने वाले, 10 लाख से ज्यादा लोग, क्योंकि हर बार 10 लाख अप्रोक्सीमेटली 8 लाख लोग अपीयर करते थे एग्जामिनेशन में। इस बार आपके एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले लोग थे 13 लाख।
यानी कि बहुत ही ज्यादा। आप मान के चलिए लगभग 4 से 5 लाख लोग एक्स्ट्रा थे जो इस बार आपके एग्जामिनेशन में आए। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट डे जो पेपर हुआ था और अभी जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं उनके पैटर्न में और उनके लेवल में काफी डिफिकल्टीज बढ़ती गई है। ये मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का जो फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हुआ था वो इजी अगर कैटेगरी में चल रहा था, तो अब जो आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले में हो रहे हैं। यानी पेपर के अंदर एनटीए ने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी है। ठीक है, सारी बातें आपकी रख रही हूं, फिर अपनी बात भी रखूंगी और आप लोगों से 3 सवाल पूछूंगी, उसका आंसर आप चाहे लाइव में देना, कमेंट में देना या स्पेशल में आके दे देना। आप अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मैंने क्या बोला, स्टैट्स पे बात करते हैं। लगभग 13 लाख लोग थे जो इस बार एग्जामिनेशन में बैठे। पहले ही दिन लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों ने एग्जामिनेशन दे दिया था, क्योंकि लगभग 13 और 19 और 17 है ना, पहले शिफ्ट के अंदर 19 सब्जेक्ट्स इस तरीके से पहले दिन और दूसरे दिन इस तरीके से आपके हुए, क्योंकि 81 सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर करवाना था। पहले दिनों के पेपर्स आप लोग अग्री करेंगे इस चीज पर कि अप्रोक्सीमेटली इजी टू मॉडरेट लेवल पे चल रहे थे, और उसके बाद एकदम से पेपर का पैटर्न भी चेंज होने लगा और फिर आने लगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 था टेक्निकल इशू, और ये टेक्निकल इशू इतना ज्यादा हुआ, और ये हुआ क्यों, इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। सिनेरियो क्या रहा था आपको भी पता है कि लगभग ये 12 महीने से ज्यादा के गैप के अंदर आपके एग्जामिनेशन को करवाना था। बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था, कब एग्जाम होगा कब एग्जाम होगा, बार बार एनटीए को पुश किया जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि एनटीए की एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से नहीं थी, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाने की प्रिपरेशन उनकी नहीं हुई थी, और फिर भी उनको एग्जाम जल्दी में करवाना पड़ा। क्योंकि उनको एग्जाम जल्दी में करवाना पड़ा तो इस वजह से टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे आए। टेक्निकल इश्यूज में नंबर 1 इशू आया था इंटरफेस वाला, और ये सिर्फ मेरे या आपके साथ में नहीं, ये जितने भी बच्चों ने दिया है सभी को कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आया था। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से नहीं हो तो मेरी बात अगर सुनेंगे ना आप लोग तो शॉक्ड हो जाएंगे कंप्यूटर साइंस में हुआ क्या है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आ रहे थे, राइट, उनका क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो टेबल है जिसको देखकर न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना होता है, उसमें अराउंड 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा था। जो आप लोगों के डायग्राम वाले क्वेश्चंस थे, उन डायग्राम के अंदर एक स्क्रीन पर सिर्फ एक ही फिगर दिख रहा था। अगर उस पूरे फिगर के अंदर 5 स्टेट्स थे फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर सिर्फ एक स्टेट दिख रहा था एक बारी के अंदर, यानी कि पूरी 5 स्टेट्स आपने नीचे जाना है स्क्रॉल करके, फिर वापस ऊपर आना है, बहुत सारा चीज जो था ये था। एनीवेज, ये तो सिर्फ मैं सीएस का बता सकती हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने वही पेपर को अच्छे से एनालाइज किया है। बाकी जो पेपर 2 वाले बच्चे थे उनके साथ में भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। पेपर 1 वालों के साथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पेपर 1 अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगी ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, पर पेपर 2 के अंदर ऐसा बहुत कुछ था जो नया यहाँ पर इस बार देखने मिला, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। इंटरफेस इशू के अलावा जो दूसरी चीज आई थी वो आई थी सेंटर वाली इशू। बहुत सारे बच्चे अपना पेपर नहीं दे पाए। इवन फर्स्ट डे की मैं बात बताती हूँ, 400 से 500 बच्चों के लगभग ये बात हो रही है। सीन क्या हुआ, जो सेंटर आप लोगों को लिखकर मिला था, उस सेंटर का जो सब्सिडरी कॉलेज होता है या सब्सिडरी स्कूल होता है जो सेम नेम से चलता है, जो लगभग 400 से 500 मीटर की रेडियस के अराउंड आप लोगों के कॉलेजेस फैले हुए होते हैं, तो बच्चा जो है वो मेन हेडक्वार्टर बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया है और वहां से उसको 400 से 500 मीटर दूर जाना था, फिर अपना एग्जामिनेशन देना था, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप सब लोग अग्री करेंगे, चाहे आपके सामने ये प्रॉब्लम आई हो या नहीं आई हो, बट एज एन एस्पिरेंट अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये एक पैनिक सिचुएशन है जो क्रिएट की गई, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चों का बहुत सारा पेपर में एंजाइटी की वजह से पेपर के अंदर उनका जो एक्सपेक्टेशन था उससे उन्होंने लैक किया। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर फेस करने मिली थी, वो फेस करने ये मिली थी कि बच्चों को प्रेशर या फिर जो पैनिक होता है उसे किसी भी तरीके से रिजॉल्व करने का समझ में ही नहीं आया कि कैसे क्या करना चाहिए। जैसे कि ये जो थर्ड प्रॉब्लम है ना, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट ये टेक्निकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाती हूँ। मैं आप लोगों से जो 3 सवाल पूछने वाली थी उसमें से पहला सवाल जो है वो मेरा क्या है, मेरा पहला सवाल, हाँ वो सारी चीजें आ गई। इंटरफेस के अंदर क्वेश्चन आपका नहीं फिल हो पाया, या आप लोगों का स्क्रीन ब्लैंक हो गया था, आप लोगों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे बिठाया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कम टाइम दिया गया क्योंकि उनके कंप्यूटर स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी इन्विजिलेटर का कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये सारी चीजें टेक्निकल इंटरफेस इश्यूज के अंदर मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। 3 बड़ी डोमेन बता रही हूँ। दूसरा था सेंटर वाली चीजें, ठीक है। ड्रेस कोड वगैरह का कोई इशू नहीं था, बट सेंटर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक जगह से फिर 500 मीटर चल के आपको जाना होता है, तो वैसे ही बच्चा बहुत हड़बड़ी में होता है एग्जाम के दिन, तो ये सारे इश्यूज उसके साथ में होते हैं।
उसके बाद में जो तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता रही हूं वो क्या है, वो है आप लोगों का पैनिक वाला सिचुएशन। और इस चीज को लेकर मैं आप लोगों से हमेशा बात करती आई हूं, आज भी बात करूंगी। और जितने भी स्टूडेंट जो मुझे रेगुलरली देखते थे जरूर मुझे बताइएगा, क्या मैं आपको हमेशा ये नहीं बोलती थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप 6 महीना पढ़ के जाओ, 1 साल पढ़ के जाओ या 2 साल पढ़ के जाओ, वो इंपॉर्टेंट है, या वो 3 घंटे आपका दिमाग कैसे काम करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों से वो पहला सवाल पूछती हूँ जो मैं आप लोगों से पूछने वाली थी, राइट। मैंने आप लोगों को क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन पेपर 2 में थे और 50 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर थे, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ दिस पैनिक, क्योंकि ये पैनिक हुआ, इंटरफेस का प्रॉब्लम हुआ, मैम क्वेश्चन नहीं खुल पा रहे थे, ये नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था, उसके चक्कर में मैं मान के चलती हूँ कि उनके 50 क्वेश्चंस बर्बाद हो गए होंगे। 50 बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ, मैक्सिमम से भी ज्यादा बता रही हूँ, है ना। 50 क्वेश्चन के अंदर इंटरफेस इशू हुआ होगा, या टेक्निकल इशू हुआ होगा, या प्रॉब्लम हुआ होगा। बट ये 50 तो खैर बहुत ज्यादा है, बट जितने भी क्वेश्चन में हुआ, 10, 15, 20, 25, कितने भी क्वेश्चन में हुआ, फिर भी इसकी वजह से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बनाया अपने ऊपर प्रेशर, और प्रेशर बनाने की वजह से आप लोगों में क्रिएट हुई एंजाइटी, और एंजाइटी क्रिएट होने की वजह से जो बचे हुए 100 क्वेश्चंस थे वो भी आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से मेरी जब बात हुई, तो जब शाम में वो पेपर दे के आई तो मैंने उनको मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, हम सुबह बात करेंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट का या हर ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जब वो पेपर दे के आता है ना, तो उसको वो क्वेश्चंस याद नहीं आते जो उसके सही हुए हैं, उसे वो क्वेश्चंस याद आते हैं जो उसके गलत हुए हैं, या जिसके अंदर उसको पैनिक क्रिएट हुआ है। अग्री करते हैं तो जरूर थम्स अप करके मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। हमें हमेशा वो चीज याद आती है कि मैम ये रह गया था, वो रह गया था, उस क्वेश्चन में ये इशू था, इस डायग्राम में ये इशू था, बट हमें वो बचे हुए क्वेश्चंस याद नहीं आते हैं जो हमारे सही हुए थे, जो हमारे ठीक हुए थे, क्योंकि हमारा इंपल्सिव रिएक्शन होता है कि हम नेगेटिव चीजों को जल्दी से पकड़ लेते हैं। बट आप मुझे एक बात बताइए, इसकी वजह से जो प्रेशर आप लोगों ने अपने आप पे क्रिएट किया, या जो एंजाइटी आप लोगों ने क्रिएट किए, क्या उसकी वजह से आपके बाकी बचे हुए 100, 150 जितने भी क्वेश्चन बचे थे, 100, 120 क्वेश्चंस, क्या उन पर भी इनका इफेक्ट आया है? अगर इन पर आपका इफेक्ट आया है तो आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। बट अगर आपने इस प्रेशर को ढंग से हैंडल किया और मूव ऑन किया, आप स्टिक नहीं किए किसी क्वेश्चन पे, या किसी भी प्रेशर एकदम जो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, अगर आप उस पर स्टिक नहीं कर रहे हो तो आपका पेपर ठीक हुआ होगा, ठीक है। अच्छा या बुरा की बात नहीं कर रही हूं, या तो पेपर ठीक हुआ होगा या ठीक नहीं हुआ होगा। मैंने जितने भी अपने बैच वाले बच्चों से बात करी, उन सब ने मुझे बोला कि मैम ठीक ही हुआ। वो इसीलिए ठीक ही हुआ क्योंकि उनका ध्यान अभी भी इन 10, 15, 20, 50 क्वेश्चंस पर जा रहा है जिन पर उनको प्रॉब्लम फेस हुई और जिनकी वजह से उनको एंजाइटी क्रिएट हुई। बट मैं फिर आपको याद दिला दूं कि हमेशा उन चीजों पर भी फोकस करो जो आप सही करके आए हो, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये मेरा पहला सवाल था, ठीक है ना। और मुझे देखो, आपको भी पता है कि अपना स्टाइल थोड़ा अलग चलता है, मैं हमेशा ही अलग तरीके से आपको कोई चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। ये समय लेकर चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चंस आपने हर जगह देखे होंगे, पेपर का क्या रहा पैटर्न, कौन सा क्वेश्चन आया, क्या आया, वो आया, सब आपको पता होगा, आपने मुझसे ज्यादा देखे होंगे। पर जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, सभी स्टूडेंट का एनालिसिस सुनने के बाद में, सारे वीडियोस देखने के बाद में, वो पहला सवाल मेरा यही था कि क्या आपने पैनिक या प्रेशर क्रिएट करने की वजह से अपने जो होने वाले क्वेश्चंस थे उनमें भी ये इफेक्ट डाला है? अगर डाला है तो आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, ये मैं ऑनेस्टली आपके फेस पर बोल सकती हूँ। बट अगर आपने इन क्वेश्चंस को छोड़कर आपके बाकी सही होने वाले क्वेश्चंस को सही किया है तो आपका पेपर ठीक हुआ होगा। अच्छा कि नहीं बोल रही हूँ, बट आपका पेपर ठीक हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है कि इंटरफेस इशू है, ये एनटीए की गलती है। बट अगर उस इंटरफेस इशू की वजह से आपने एंजाइटी में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस गलत किए तो ये आपकी गलती है, और इसके लिए आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। पहले ही स्लाइड पे ये बोला 13 लाख लोगों ने पेपर दिया था, 13 लाख। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने बनने वाले हैं उसमें से? नेट या जेआरएफ 6%, और जेआरएफ उसकी भी 6%। बहुत कम लोग हैं जो जेआरएफ निकालने वाले हैं या नेट निकालने वाले हैं। तो आप ये चीज सोच के देखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम सारी गलती बोर्ड पे नहीं डाल सकते, ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं डाल सकते। अगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पैनिक क्रिएट करने की वजह से आपके बचे हुए क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं तो इसमें आपका भी 60% गलती है। 40% गलती ऑर्गेनाइजेशन की, बट 60% गलती मैं अभी भी आप लोगों की या हम लोगों की मानूंगी। क्यों? हमने प्रेशर से डील नहीं किया। ये तो एक छोटा सा एग्जामिनेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, या जिस पोस्ट पे आप जाना चाहते हो वहां पर आपके सामने आएंगी
तो आप क्या करोगे? इसीलिए तो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड किस चीज के लिए? कि प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करते हो। मुझे पता है कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि नहीं मैम, अदरवाइज ले लेंगे इस बात को, ऐसे थोड़ी होता है मैम, आप तो एक हो ये करो। मैं भी इस सिचुएशन से रही हूँ, आप भी सिचुएशन से हो। शायद आपको अभी ये समझना है, 1 साल बाद ये बात समझ में आ जाएगी, या अगले अटेम्प्ट में ये बात समझ में आ जाएगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही ये होता है कि हर तरीके से आपको टेस्ट किया जाएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दिस इज योर एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे, अब वो प्रेशर क्वेश्चन का प्रेशर हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाए, या वो प्रेशर सिचुएशन का प्रेशर हो सकता है कि कैसा क्वेश्चन का सिनेरियो रहा हो। ऑल्दो जिन लोगों को समझ में आ गई होगी, शायद उन्हें समझ में आएगा कि मैं किस तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ। पेपर जो होना था हो गया है, इंटरफेस में जो इश्यू आने थे आ गए हैं, जो भी होना था हो गया था। बट अब आगे क्या? आगे क्या? पहली चीज तो ये कि क्या आपके साथ में ये इशू हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर वो पेपर 2 हो, इंटरफेस इशू या ये सारी चीजें नहीं, बट जेन्युइनली मुझे बताना कि क्या ये पेपर इजी टू मॉडरेट नहीं था? क्या पेपर में ऐसा कुछ पूछा गया जो आउट ऑफ द बॉक्स था? फिर बता रही हूं, 10% पेपर हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, वो तो हम सब लोग पढ़ते ही हैं, ये तो हम मान के ही चलते हैं यार, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है ना, 10% आउट ऑफ द बॉक्स आएगा। क्या 90% पेपर आपके मतलब का नहीं था? खुद ही लोग बताइएगा कि आप लोगों के मतलब का नहीं था। 90% पेपर गाइस आप लोगों के मतलब का था। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ठीक हुआ, कुछ भी नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे एक्स्ट्रा सेलिब्रेट करते हुए या एक्स्ट्रा दुख मनाते हुए, मेरे से नहीं होती ये चीज, बिकॉज लाइफ को एक जर्नी की जैसे लेना है, एग्जाम प्रिपरेशन को एक जर्नी के जैसे लेना है। अच्छा हुआ बहुत बढ़िया बात है, बुरा हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में अगला अटेम्प्ट आने वाला है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि क्या ये 90% क्वेश्चंस को देखकर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया? मैं आपको फिर बता दूं ये चीज, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूं, बट जितने भी लोग हैं जिन्होंने सीएस मुझसे पढ़ी है प्लस पे, मैं उन्हें फिर याद दिला दूं, 85% पेपर अपने नोट्स में से आया है। क्यों? क्योंकि पेपर का पूरा पैटर्न गेट पैटर्न बना दिया गया था, और मैंने आप सभी लोगों को गेट के बिहाफ पर ही पढ़ाया था। सारे के सारे एमएसओज अपन लोगों ने किए थे, टेबल्स, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, कुछ भी नहीं। इवन आप लोगों के जो क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आएंगे वो तो आए भी नहीं, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस का इशू हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ, तो बच्चों का पेपर वो 85% भी अच्छा नहीं हो पाया। बट स्टिल पेपर अच्छा हो या बुरा हो, मैं बात कर रही हूं कि पेपर कैसा था। जब आप पेपर को एनालाइज करोगे तो ये भी तो देखोगे ना कि यार क्वेश्चन कैसा था। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि आप खुद कैसे महसूस करोगे ये चीज। जब आपके पास में एनटी की तरफ से पेपर आ जाए तो आप आराम से उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना। आप जब उसे सॉल्व करोगे अपने आप आपको पेपर का लेवल समझ में आ जाएगा। आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं है, मेरी या किसी और टीचर की कोई जरूरत नहीं होगी। इंडिपेंडेंटली आप बता सकते हो कि यार ये जो पेपर था इसमें मैं इतना स्कोर कर सकता था। जब एग्जाम सिनेरियो हटा दो, एग्जाम प्रेशर हटा दो, उसके बाद में उस पेपर को सॉल्व करने बैठोगे, मैं गारंटी बोलती हूँ कि बच्चा 90% पेपर अपने आप सॉल्व कर लेगा। 10% पेपर उससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती है, ये सारी चीजें आपके सामने आती है। बट फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगी कि अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी मेंटेलिटी कैसी है वो कब पता चलेगी? जब आप एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को देखोगे, बायस होके मत देखो। मेरा एग्जाम था, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था, मेरे पेपर में प्रॉब्लम आई, ये हुआ वो हुआ, ये अच्छी बात नहीं, मतलब ये सही बात है, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज आती है। बट मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव परसेप्शन देने के लिए ये वीडियो बना रही हूं कि सोच के देखो कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मेरे साथ आज हुआ है, तो डेफिनेटली गाइज ये चीजें मैं आपको सिर्फ रैंडमली नहीं बता रही हूँ। आपको हमेशा पता है कि मैं कोई भी एनालिसिस वीडियो या स्ट्रैटेजी वीडियो बताती हूँ तो वो वही बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है या मैं करती। मैं कभी भी आपको फालतू की बातें नहीं बोलती कि 90 नंबर लेके आओ। मैं खुद नहीं लेके आई थी 90 नंबर, मैं खुद नहीं लाई थी, मैं आपको क्यों बोलूंगी 90 नंबर लेके आओ। बट मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी 0.1 नंबर से रही हूँ एक एग्जाम में, 0.3 नंबर से भी रही हूँ, 3 नंबर से भी रही हूँ, फीमेल कट ऑफ के अंदर 3 नंबर से रही थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ में होती है। बट जो आपने पढ़ा है, क्या वो पढ़ी हुई चीज आप लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये आपका लेवल डिसाइड करेगा। क्योंकि ये अटेम्प्ट हुआ हो या नहीं हुआ, अगला अटेम्प्ट क्या मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसके अंडर करना चाहिए, क्या मैं खुद से कर सकता हूं, ये सारे सवालों के जवाब कब मिलेंगे? जब आप ये दूसरा जो जवाब है ना इसको ढूंढ लोगे कि क्या मैं आपको एग्जाम का सिनेरियो हटा दूं, इंटरफेस प्रॉब्लम हटा दूं, तो क्या आप 90 से 95% पेपर सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताइए, कर सकते हैं आप लोग?
बिल्कुल सही बात है, स्किल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों के ऐसे रैंडम क्वेश्चंस नहीं आए थे, नॉलेज बेस्ड या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। आप लोगों के सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर अब अगेन मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहती हूँ, बट फिर से मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई थी, जो बच्चों की रटने की आदत है, हर चीज में ट्रिक बना के चीजों को पढ़ने की आदत है, उनके लिए ये पेपर नहीं था। पेपर उनके लिए था जो चीजों को समझते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, अप्लाई करना जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझना जानते हैं कि कहां पर क्या आंसर लगेगा। पेपर उनके मतलब का था, और ये पेपर आगे जाके भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। ये आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे अभी भी इसी रिदम में चलते हैं कि ये याद कर लेना है, ये ऐसे कर लेना है, इसका ये ट्रिक होता है, उसका वो ट्रिक होता है, सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ के जाते हैं किसी भी यूनिट में से, किसी भी पेपर 2 के यूनिट में से, उनके लिए, उनके मतलब से ज्यादा ये पेपर उनके लिए था जो कंप्लीट पढ़ के जाते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं और अप्लाई करना जानते हैं कि जो मैंने पढ़ा था क्या मैं उसे अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मेरे हिसाब से तो जो ये आप लोगों का कंप्लीट सिनेरियो रहा था वो यही भी होने वाला है। स्पेशल में एक बात बोली थी आपने, रेडी फॉर सरप्राइजेस। बिल्कुल सचिन, मैंने ये चीज बोली थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि क्वेश्चन अप्लाई वाले मतलब के आएंगे, क्वेश्चन आप लोगों को आप स्किल बेस्ड ही मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम बन गया है जिसमें 13 लाख लोग बैठ रहे हैं और 13 के 13 लाख पोस्ट ग्रेजुएट है। ये सोच के चलो सबका लेवल कैसा होगा आपको पता है, तो पेपर का तो पैटर्न ऐसा ही रहेगा। अब तीसरा और फाइनल सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूं, अगर आपने ये दोनों चीजें अच्छे से समझ ली तो मुझे एक बात बताइएगा, क्या आप पेपर देके सेटिस्फाइड है ना? क्या आप पेपर देके सेटिस्फाइड है? अब सेटिस्फाइड से क्या मतलब है मेरा? कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैम मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये है वो है। मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, आप आराम से कमेंट में सोच समझ के मुझे आंसर दीजिएगा। सेटिस्फाइड से मतलब ये है कि जितना आपने पढ़ा था, जो भी आप लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, ठीक है। और ये मुझे नहीं, अपने आप को ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, जो आपने पढ़ा था क्या वो आया? जो आपने पढ़ा था क्या वो आपके एग्जाम में आया? अगर वो आपके एग्जाम में आया, इररिस्पेक्टिव आपसे हुआ या नहीं हुआ, बट अगर आप लोगों के एग्जाम में आया मतलब आप सेटिस्फाइड थे, मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। बट आपने पढ़ा कुछ, एग्जाम में आ गया कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को नए तरीके से चीजें पढ़नी चाहिए, नए तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सेटिस्फाइड से मेरा मतलब ये है कि पेपर पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि यार नहीं ये तो ठीक है यार, मुझसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट ठीक है ये हो सकता है। ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है मुझे लगता है। एज एन एस्पिरेंट ये कॉन्फिडेंस आना कि नहीं यार इस बार नहीं हुआ तो कोई नहीं, अगली बार तो मैं डेफिनेटली निकाल लूंगा। शायद मैं अगर प्रेशर में नहीं आता, थोड़ा पैनिक कम करता, एंजाइटी कम होती, वो गूज बम्स नहीं आते क्वेश्चन को देख के या प्रॉब्लम को देख के कि यार इंटरफेस नहीं चल रहा है, कंप्यूटर बंद हो गया, ये हो गया, तो शायद मैं इस एग्जाम को निकालूंगा। ये आपकी किस्मत की प्रॉब्लम है, ये एनटी की प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को पुट डाउन नहीं करना है, समझ रहे हो कि यार मेरा पेपर ऐसा हो गया, इसमें आपकी गलती नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ और बड़ा होने वाला है आपके साथ में। हो सकता है अगले अटेम्प्ट के अंदर आप और अच्छा करो, आपकी परसेंटाइल और अच्छी आए। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस अपने आप को दोगे तभी तैयारी हो पाएगी। अगर डिप्रेशन की तरफ जाना है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, समझ रहे हैं? मेरे हिसाब से पेपर देके अगर आप सेटिस्फाइड हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये हमेशा से बोलती हुई आई हूं और मैं दोबारा आप लोगों को ये चीज बोलूंगी कि पेपर के अंदर अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई किया करो, सिर्फ और सिर्फ पेपर को निकालने के लिए नहीं। आप लोग खुद ही मान के चल लेना कि मैथमेटिकल और रीजनिंग वाला पोर्शन जितना ज्यादा आप लोगों के इस बार वाले अटेम्प्ट में आया है, जितना ज्यादा इस वाले अटेम्प्ट में आया है, और ये पहले दिन से बोलती हुई चल रही थी कि मैथमेटिकल रीजनिंग को अच्छे से करके जाओ, मैथ्स को अच्छे से करके जाओ। कुछ चीजों को लेके तो मैं भी शॉक्ड थी, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आ गए। धीरे धीरे ये लेवल आप लोगों का एसएससी वाले लेवल पर, क्योंकि एग्जाम तो मैं फिर बता दूं कि डिफिकल्ट ही आने वाले हैं। आगे आने वाले एग्जामिनेशन 2022 के जून के अंदर जो पेपर होने वाला है, पेपर तो डिफिकल्ट ही आएगा, आपको तो चारों तरफ से प्रेशराइज किया ही जाएगा। बट क्या आप लोग ये एस्टिमेट निकाल के बता सकते हो कि नहीं मैम मैं जानता हूं कि मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की है, मुझे पता है कि मुझे कहां पर काम करना है और मैं काम करके अपना आराम से पेपर निकाल लूंगा? अगर आप लोगों का ये है तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपका क्या सिनेरियो रहा। और ये अभी नहीं बताना है, आराम से सोच समझ के अपना टाइम लीजिए, पूरा टाइम लीजिए, बहुत टाइम है आपके पास में। 13 तारीख को मैं तो अपना बैच स्टार्ट करूंगी, तो आराम से सोच लो आप लोग, 13 तारीख तक का समय है, सोचो समझो और अपना डिसीजन लो।
नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं मान के चलती हूँ 2022 जून के अंदर आ जाएगा। ऑल्दो थर्ड वेरिएंट कोविड का आ गया है, बट सेकेंड वैक्सीनेशन सबकी हो गई है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2022 जून के अंदर आराम से आप लोगों का पेपर हो जाएगा। 2022 जून के अंदर 10 लाख लोग आराम से आप लोगों का पेपर देंगे। ठीक है, मैं नहीं मानती हूँ 10 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम देंगे, पर 10 लाख के अराउंड आप लोगों का एग्जामिनेशन के अंदर एस्पिरेंट बैठेगा ही बैठेगा। इन लोगों से आपका कंपटीशन है, तो इसका 6% और फिर इसका भी 6% है जो आप लोगों का नेट और जेआरएफ लेके जाएगा। अब आप लोग बोलो अगर कि इस बार का एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का 15 दिसंबर के बाद में तो आप लोगों के कुछ पेपर्स बचे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी आई थिंक बचा है, या जो भी है कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों के बच गए, तो उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। तो 31 दिसंबर से पहले तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का रिजल्ट आना पॉसिबल है। जनवरी के फर्स्ट वीक में मान लीजिए या उसी के अराउंड आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट तक का वेट अगर आप लोग कर रहे हो, तैयारी तब शुरू करोगे, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों के पास में ज्यादा समय बचेगा, ज्यादा समय आप लोगों के पास में बचेगा। ठीक है ना। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछना चाह रहे थे, मुझे बार बार मैसेजेस भी इस चीज को लेकर आ रहे थे कि नया बैच कब होगा, ये होगा वो होगा, मैंने आपको 2 दिन बता दिए हैं, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। ये 2 दिन आपके पास में है। जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है 12+2 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लो, अपनी तैयारी शुरू करो। 13 दिसंबर से लक्ष्य बैच कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 स्टार्ट करने वाली हूं। आप सभी लोग आइएगा और उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो रिन्यू करने की सोच रहा है उसको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन सफिशिएंट है। 6+1 इसलिए बता रही हूं कि 1 महीना आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हो। ऑफर है, रिन्यू करो, आइकॉनिक वाले पे जाओ या फिर प्लस वाले पे जाओ, रिन्यू करो नए आईडी से। 6+1 मंथ वाला जो आपका सब्सक्रिप्शन है उससे इंश्योर करो, 13 तारीख वाले बैच को ज्वाइन करो। और मैं नहीं, पूरी टीम हमारी अनअकैडमी यूजीसी नेट की पूरी टीम 13 तारीख को ही बैच लॉन्च करेगी, ताकि सभी के पेपर 2 एक ही समय पर स्टार्ट हो। और आप लोगों के लिए इस बार कुछ नया भी मैंने प्लान किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी 11 बजे वाली स्पेशल क्लास के अंदर। वो क्या नया है, किस तरीके से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, वो मैं आप सब लोगों से डिस्कस करूंगी। इंटरेस्टेड है तो जरूर आइएगा। 11 बजे वाली स्पेशल क्लास में टोटली फ्री है। खुले ना तो रेफरल कोड अदिति10 लगा देना, खुल जाएगी। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमेंट्स में यहाँ देख पा रही हूँ जो बच्चों के आए हैं। अगर मैं आपके कमेंट यहाँ नहीं पढ़ पा रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। स्पेशल क्लास अभी 11 बजे होगी, उसमें आके मुझे जरूर पिन कर देना। मैं आप लोगों की पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी डिस्कस कर लूंगी। जो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगा कि मैंने आपको बताई, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस करी। होपफुली आप लोगों को आइडियोलॉजी समझ में आ गई होगी, परसेप्शन समझ में आया होगा, क्यों मैं ये पर्सपेक्टिव आपको दे के छोड़ के जाना चाहती हूँ। छोड़ के इन द सेंस कि इस पर्सपेक्टिव से ये क्लास छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे, आगे पे फोकस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है ये उनके लिए भी है। एक एग्जाम अच्छा हो जाना या एग्जाम से हो जाने से फर्क नहीं पड़ता। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने एक दिन बोला था कि अगर आप एक बार लाइफ में सक्सीड करते हो तो सब लोग उसे क्या बोलते हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस ये हो गया। बट अगर आप बार बार रिपीटेटिवली सक्सेस अचीव करते हो तब लोग उसे मानते हैं कि ये आपका हार्डवर्क है। तो आपने अभी बहुत बड़ी जर्नी देखनी है, बहुत लंबा सफर तय करना है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मेरे पास वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो लास्ट ईयर मेरे बैच से जेआरएफ निकाले थे, आज भी मेरे साथ है, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कभी फोन कर देते हैं। वो सारी चीजें मेरे पास में, तो उन्हीं के एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ कि ये पेपर केवल सफिशिएंट नहीं है, आगे बहुत बड़ी जर्नी है। राइट। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। काफी लंबे समय के बाद एक क्लास ली, आप लोगों से बात करना चाहती थी। अभी 11 बजे भी बात ही करूंगी, और आराम से जो YouTube वाली पढ़ाई है वो तो कल से ही स्टार्ट कर देंगे, और बाकी जो स्पेशल वाला जो बैच है जो मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है वो आप लोगों से 13 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ में स्पेशल क्लासेस लेते हैं या लेना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि स्पेशल क्लास जो है वो आपकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है, और बाकी प्लस और आइकॉनिक आपके सामने है। ठीक है, 2 दिन का समय है। 12+2 6+1 वाला मंथ पे जाना, बग्स बाउंटी पे जा सकते हो। मैं सोच रही थी कि एनटीए के ऊपर भी बग्स बाउंटी होना चाहिए था, तो थोड़ा मजा आ जाता। बहुत सारे लोग जो है वो बग्स बाउंटी करते हैं। स्पेशल क्लासेस आपको पता ही है मेरी 11 बजे होती है। ठीक है, अभी कुछ दिनों में मैं 2 स्पेशल क्लासेस भी लगाऊंगी आप लोगों के लिए। इसे आप लाइव भी देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, सब बताऊंगी। पीएचडी, ये सारी चीजें सब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अभी 11 बजे वाली क्लास में फिलहाल के लिए बस इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप वीडियो सभी लोग लाइक करके जाएंगे। अगर आपको समझ में आई, बातें अच्छी लगी, आइडियोलॉजी मेरी समझ में आ गई, वही है जो 2 साल पहले बोला था, आज भी वही बोलती हूँ, आगे भी वही बोलूंगी।
थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी कि कुछ नया अगर मैंने ऑब्जर्व किया है तो मैं आप लोगों से शेयर करूं। ये सारी चीज़ें होती रहेगी कंटिन्यूसली, बट अब आपने भी मूव ऑन करना है। जो स्टैट्स थे वो मैंने आपको बताया, जो मैंने ऑब्जर्व किए थे। बाकी आप सब लोग बताइएगा कि अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मैं ज़रूर उसको भी थोड़ा सा कंसिडरेशन में लूँगी, और कुछ नई चीज़ अगर मुझे समझ में आती है जो आपको बतानी चाहिए वो ज़रूर आप तक पहुँचा दूँगी। ओके जी बिल्कुल, जिनके जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन है, 11 बजे वाली स्पेशल क्लास में आ जाना। मैं सिर्फ आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन ही करूंगी अभी 11 बजे वाली क्लास में। ठीक है गाइज, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, आप लोगों से दोबारा से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और इसी तरीके से डांट के जैसे मैं पढ़ाती आई हूँ आपको वैसे ही पढ़ाती चलूंगी। अब नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नई एनर्जी के साथ में ज़रूर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पेपर आपका कैसा हुआ, क्या आपको मेरी क्लासेस हेल्पफुल लगी, क्योंकि इससे मुझे मेरा आइडिया लगता है कि अब मुझे क्या नया करना है। बहुत कुछ सीखना है अभी लाइफ के अंदर, तो आपके कमेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने मिलती है। वो सारी चीज़ें सीखेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, अप्लाई करेंगे और आपको नए तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 11 बजे वाली स्पेशल क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ वेरी 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 नाइस डे।